अभी विजिबल है पीडीएफ ये ब्लैक। हाँ सर। तो अभी यहाँ पर सर्किट दे रखा है, सर्किट में कहा दिस इज ई, दिस इज रेजिस्टेंस आर एंड दिस इज इंडक्टर एल। कहता है कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, तो पूछा है इसके अक्रॉस का ईएमएफ, किसके अक्रॉस का, इंडक्टर के अक्रॉस, और करंट का ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो क्या होगा। तो मुझे पता है I वुड बी ई बाय आर 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर I आ गया तो मुझे पता है कि बाबा इसके अक्रॉस जो ईएमएफ था वो क्या था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। लेकिन इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि एल डी आई अपॉन डी टी लेना है। तो अपने को I पता है, इसको यहाँ डाल दो, तो अपने पास E का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ चुका है, मुझे I का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ चुका है। अब दोनों को थोड़ा इधर उधर उल्टा पुल्टा करोगे, अपने आप इक्वेशन बन जाएंगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका, मतलब फाइनल करवाओगे मुझसे, तो ये आ गया एल डी आई बाई डी टी कर लेते हैं। तो यहाँ से ई बाई आर तो कांस्टेंट था, तो ई बाई आर तो मैंने वैसा का वैसा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टाउ ई पावर टी बाय टाउ माइनस टी बाय टाउ। तो इसका मतलब जो मेरे पास ईएमएफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये क्या दिख रहा है मुझे, दिस इज इक्वल्स टू, ये ख़त्म हो गया, ये एक्सपोनेंशियल डिके करता हुआ दिख रहा है मुझे। ये कौन सा, E एज अ फंक्शन ऑफ E इज इक्वल्स टू कैपिटल ई ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इतना समझ में आ गया। अब ये तो आ गया, रिमेंबर मुझे ग्राफ ईएमएफ और टाइम के बीच में नहीं बनाना, किसके बीच में बनाना है, करंट के बीच में बनाना है। तो यहाँ से क्या बना, E अपॉन कैपिटल E इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी बाय टाउ, और ये माइनस टी बाय टाउ को यहाँ से उठाओ और इसको इधर डाल दो, तो मेरे पास करंट और ईएमएफ के बीच का रिलेशनशिप भी आ जाएगा। अब तो कर पाओगे रे? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो। 33। हाँ 33 है, स्मॉल कॉइल है, रेडियस आर है, प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ लार्ज कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो इसका मतलब ऐसा है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल कॉइल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। दोनों को प्लेनर हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, क्लास इलस्ट्रेशन बाबा। इसमें मैंने ले लिया था कि शायद अंदर वाले की रेडियस ए लिया था, बाहर वाले की बी लिया था, बस इतना ही करना है, इसके अलावा एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। हाँ सर ठीक है ना। हाँ भाई, और बोलो, अरे बोलो जल्दी से। डन, इतना ही। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, हम कहाँ पहुँच गए थे, कल हम कर रहे थे एसी का गेम कर रहे थे। एसी में हम कहाँ तक पहुँचे थे, रुको, ये स्क्रीन दिखी रही है आपको? हाँ सर। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिएगा, हमारे पास ये जो वी नॉट साइन ओमेगा टी बना हुआ है, रुको, ये वाला जो ये वी नॉट बना हुआ है, ये सम है, किसका सम है, इसका, वी एल का, वी आर का और वी सी का, इन तीनों का सम बना हुआ है। तो यहाँ पर वी आर वेक्टर मेरे को ऐसा बना है, ठीक है। अच्छा बताओ, वी आर वेक्टर और वी एल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है कि कुछ और एंगल है? किसमें? वी आर वेक्टर, वी आर का जो एरो है और दिस वी एल, वी आर एंड वी एल के बीच का है 90 डिग्री है। अच्छा बताओ, वी आर एंड वी सी के बीच में एंगल, 90। वी एल एंड वी सी के बीच का एंगल 180 डिग्री। दोनों क्या है, ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट हैं, तो आई कैन से कि बाबा ये वाला जो है और ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, तो सिंपली माइनस किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। और मुझे देखना है तीन वेक्टर का सम, यानी कि कौन सा, एक तो ये वी आर, वी एल और वी सी, इन तीनों का जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, सोर्स के बराबर, वी नॉट के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आई कैन से कि यहाँ पर मैं अगर ट्राइंगल लॉ लगाता हूँ, तो रुको रुको, कौन सा कलर यूज़ करें अपन, ये करते हैं।
तो देखो वी आर तो ये बना हुआ है, और एक एरो अगर ऐसा बन जाए तो इन दोनों का वेक्टर सम वी नॉट के बराबर होगा। समझ रहे हो? ट्राइंगल लॉ देख रहा हूं मैं। हाँ सर। और ये वाला एरो अगर बनेगा तो वो क्या बनेगा, मैं कह सकता हूं दैट वुड बी वी सी माइनस वी एल, और उसको अगर हम लिखें तो वो आ जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस एक्स एल। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो मैं अगर इस ट्राइंगल में देखता हूं तो ट्राइंगल में हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है बोलो, वी नॉट है। बेस की लेंथ कितना है बोलो, वी आर है। और हाइट की लेंथ कितना है बोलो, वी सी माइनस वी एल है। इतनी समझ में आती है? एक बार बोलेंगे? ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं अलग से बनाता हूँ। इस ट्राइंगल को मैंने अलग से बनाया, तो ये रहा हमारा ट्राइंगल, जिसमें कि ये बना हुआ था कुछ इस तरह से वी आर, फिर ये हमारा बना हुआ था कुछ वी नॉट, और ये जो बना हुआ है दैट इज़ वी सी माइनस वी एल, ऐसा कुछ बना हुआ है। और इस एंगल को हमने फाई कहा है, ठीक है, इस एंगल को हमने फाई कहा है। तो अब मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले तो बताओ टैन फाई क्या लिखेंगे? VC बाय VC minus VL by VR. सॉरी, तो वी सी की वैल्यू हमने लिखी थी आई नॉट इंटू एक्स सी, वी एल की वैल्यू लिखी थी आई नॉट इंटू एक्स एल, अपॉन वी आर की वैल्यू लिखी थी वो है आई नॉट इंटू आर। तो ये आ चुका है एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। दिस इज वॉट टैन ऑफ फाई। समझे? हाँ सर। ऑल्सो टैन फाई हम लिख सकते हैं, और एक्स सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी, माइनस एक्स एल की वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा एल अपॉन आर आ चुका है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, टैन फाई की वैल्यू इतना बन चुका है। चलिए अभी बता सकते हैं कि बताओ ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना बना? 90। तो यहाँ पर पाइथागोरस तो लगा ही सकते हैं, बोलो क्या लिखें? VC माइनस VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इक्वल टू V नॉट स्क्वायर। तो ये आ चुका है वी नॉट स्क्वायर, वी आर की वैल्यू कितना आ गया था, आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर, फिर ये कितना आ गया था, आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस आई नॉट इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर। यहां से आई नॉट कितना आ रहा है रे, वी नॉट स्क्वायर, मैं यहां से सारा आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। बताओ इधर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, और इधर कितना आएगा, XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो आई नॉट इज कमिंग आउट टू बी वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो दिस इज द करंट। कौन सा करंट? जो आई नॉट हम जानना चाहते थे। कैसे पता लगा? क्योंकि बाबा हमें सर्किट में क्या दिया था, वी नॉट दिया हुआ था। हमें बेसिकली सर्किट में बस ये दिया था कि हमारे पास इंडक्टर है, हमारे पास कैपेसिटर है, हमारे पास रजिस्टर है, और साथ में हमने दे दिया सोर्स है। हमें निकालना क्या था, करंट निकालना था। तो करंट को हमने अज्यूम कर लिया कि करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन समथिंग। तो देखो आई नॉट की वैल्यू तो हम निकालने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्या हमने फाई भी निकाल लिया है? यस सर। बिल्कुल निकाल लिया है। फाई की वैल्यू हमने जो लिखी है, फाई इज tan फाई इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर। तो इस तरीके से यहाँ पर आई नॉट आ चुका है। तो देखो यार, हम जब अभी तक ओम्स लॉ जब लगाते थे तो क्या लिखते थे, करंट आई इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह अंडर रूट वाली इतना बड़ा चीज आ चुका है, और ये जो बड़ी वाली चीज है इसे लिखा जाता है इम्पीडेंस, जिसको Z की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसकी वैल्यू कितनी आ गई बोलो, अंडर रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वही है जिस तरह से रेजिस्टेंस सर्किट में काम करता है। लेकिन यहाँ पर सर्किट में क्या था, एक तो AC सोर्स था, दूसरी बात यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं था, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों थे।
तो इन सभी का नेट इफेक्ट जो बना है, इम्पिडेंस जो बन चुका है, वो इतना आ चुका है. इज दैट क्लियर? हाँ तो सर. मतलब हाँ हमने जी, स्टार्टिंग में जो आई माना वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माना ना, बिल्कुल माना. तो ओमेगा ही क्यों माना? ओमेगा ही क्यों माना? हाँ मतलब उसका कुछ और भी तो फ्रीक्वेंसी हो सकती थी ना. अच्छा, तो यू आर सेइंग दैट कि बाबा हमारा जो सोर्स है वो मान लो 1 सेकंड में 10 बार 0 बार हो रहा है, तो करंट के केस में भी जो है वो सोर्स तो वही है ना, और सोर्स अगर सेम रहा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. ठीक ठीक तो दैट्स वाई यहाँ पर ओमेगा अपना क्या हो गया, एकदम चकाचक सेम आ गया. सेम हो गया. ठीक अब देखो ये मेरे पास बन चुका है, वी आर आ गया, वी सी आ गया, सब कुछ आ चुका है. अब देखो क्या हम वी आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. कैसे हो जाएगा? आई नॉट. क्या आई नॉट की वैल्यू निकाली हमने? हाँ सर. बिल्कुल निकाली. कितनी आ गई? वो वी नॉट बाई जेड आ चुकी है. ठीक है, इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और अपने को फाइव भी पता लग चुका है. सिमिलरली हम वी सी भी लिख सकते हैं अब, और सिमिलरली हम वी एल भी लिख सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. हमारे पास आई नॉट आ चुका है, सब कुछ आ चुका है. ठीक है, हाँ सर. चलो अब आगे की बात करते हैं. तो मैं देखता हूँ कि बाबा इस सर्किट में मैंने एक अजम्पशन बनाते हुए सर्किट को बनाया था. मतलब जो अजम्पशन मैंने एक यहाँ पर लिया है, जो हमेशा ट्रू हो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना. यहाँ पर मैंने एक अजम्पशन लिया है जो कि सही हो भी सकता है और हमेशा सही हो ये भी कोई गारंटी नहीं है. क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या अजम्पशन रहा है वो? इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो कौन से में? इंडक्टर में VL और VC, VL और VC में ये देखकर बताओ कि बाबा कौन सा वाला वेक्टर ज्यादा रहा है. VC 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 ज्यादा रहा. कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? ज्यादा इन द सेंस मैग्नीट्यूड ना. दो था ना. हाँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं. VL और VC में के मैग्नीट्यूड में कौन सा वाला ज़्यादा है, मतलब कौन सा कैसे पता लगा कौन सा ज़्यादा है? अरे देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर सम कर रहे हैं. किसका वेक्टर सम कर रहे हैं? हम देख रहे हैं इस VR, VL और VC ने, तीनों ने मिला के क्या कर दिया है? V0 को बना लिया है. तो देखो VR तो मैंने वैसा का वैसा ही रखा, लेकिन ये जो VC ये वाला जो बनाया एरो, ये बताओ ऐसा नीचे की तरफ एरो बनाया या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ. नीचे की तरफ. और वो तभी बनाया जा सकता है जब नीचे वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, है ना. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा था ना, VL और VC का. तो ये नीचे की तरफ तभी बनाया जा सकता है जब नीचे वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो इसका मतलब आई नॉट इंटू XC ज़्यादा हो. तो इसका मतलब ये जो डायग्राम हमने बनाया वो इस अजम्पशन के साथ में बनाया कि अपना क्या है? XC ज़्यादा है, मतलब सिंपली आई नॉट इंटू XC ज़्यादा है आई नॉट इंटू XL के कंपैरिजन में, यानी कि XC ज़्यादा है XL के कंपैरिजन में. तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है अंडर द अजम्पशन, अंडर द अजम्पशन कि बाबा XC ग्रेटर है XL, तब जाके ऐसा डायग्राम बनेगा. तो अभी यहाँ पर देखो, इस सर्किट में देखो कि वोल्टेज कहाँ है? वोल्टेज का फेज यहाँ बना हुआ है. करंट हमने कहाँ बनाया था? आई नॉट हमने यहाँ बनाया था. बताओ इन दोनों में से कौन आगे है? फेज वाइज कौन सा वेक्टर आगे है? आई नॉट. आई नॉट वाला वेक्टर आगे है. कितना आगे है? 5 एंगल आगे है. तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि करंट लीड कर रहा है. और करंट लीड किस सर्किट में करता है? रेजिस्टिव में या कैपेसिटिव में या इंडक्टिव में? कैपेसिटिव. कैपेसिटिव में.
तो यहाँ पर ये जब एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल हो जाएगा तो इस सर्किट को कहा जाएगा कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, जब XC की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी XL से तो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। अगर उल्टा हुआ तो XC छोटा हो गया तो XL बड़ा हो गया तो क्या सर्किट कहा जाएगा? इंडक्टिव सर्किट। अच्छा बताओ, इंडक्टिव सर्किट में करंट लीड करता है कि लैग करता है? लैग करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं लिखता हूं कि बाबा जैसे हमने ये अजम्पशन लिया कि कैपेसिटिव सर्किट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडक्टिव सर्किट है। तो चलिए अगला जो डायग्राम हम फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं वो सेम सिनेरियो बस इंडक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने ये इंडक्टर बना दिया, कैपेसिटर बना दिया एंड दिस रजिस्टर बना दिया। ये मैंने सोर्स दे दिया, सोर्स के साथ में मैंने ये जोड़ दिया, दिस इज़ वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने लिखा L, ये मैंने लिखा C और ये लिख दिया मैंने R। और ये क्या हो जाएगा XL, ये आ जाएगा XC और ये R। तो मैंने जब इस तरह से सोर्स को कनेक्ट किया है तो अब मैं देखता हूँ कि बाबा कि पिछले केस में तो हमने कैपेसिटिव सर्किट बना दिया, तो चलिए इस बार देखते हैं इंडक्टिव सर्किट कैसा दिखेगा। तो इंडक्टिव सर्किट दिखेगा तो बच्चा मैं ये कह सकता हूँ कि करंट इस बार लीड करेगा कि लैग करेगा? लैग करेगा। तो मैंने देख लिया कि यहाँ पर लेट से मैंने ये वी नॉट बनाया तो करंट जो है वो, एक मिनट वी नॉट नीचे बना लेता हूँ, करंट जो है वो आपका नीचे की तरफ बनेगा बिकॉज लैग करेगा। तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया वी नॉट, इसके साथ में जो करंट बना है कुछ इस तरह से और ये है आई नॉट। तो बताओ वी आर की डायरेक्शन कहाँ होगी? आई नॉट की तरफ ही होगी। तो ये आ जाएगा वी आर और वो आ गया आई नॉट इंटू आर आ गया। अच्छा अब इसके अलावा क्या बचा बोलो? VC और VL। तो बताओ VC किधर बनाऊं? करंट इधर है तो VC कहाँ बनाऊं? और नीचे कितना एंगल पर? 90 करंट से 90 डिग्री पर ये VC बन जाएगा। कितना बन जाएगा? आई नॉट इंटू XC बन जाएगा। अच्छा अब करंट से वोल्टेज ज्यादा होता है, किसका? इंडक्टर का। कितना ज्यादा होता है एंगल? 90 डिग्री। इसका मतलब ये VL ये मेरे पास बन गया आई नॉट इंटू XL बन गया। तो इस तरह से हमारे पास में बन चुका है डायग्राम। देखिए ये सर्किट किस तरह से बना हुआ है, कैपेसिटिव या इंडक्टिव? इंडक्टिव। और ये चीज अभी यहां से वेरीफाई भी हो जाएगी, क्रॉस चेक भी हो जाएगी। देखना कैसे? ये मैंने लिया VR, मुझे पता है VR आ गया, मुझे पता है VL और मुझे पता है VC, और इन तीनों का वेक्टर सम होना चाहिए किसके बराबर? सोर्स के बराबर, यानी कि V0 के बराबर। अच्छा बताओ VL और VC सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर मुझे ट्राइंगल लॉ बनाना है तो कुछ ऐसा एरो बनाना पड़ेगा और इन दोनों का मिला के जो नेट एरो बनेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो? वो हो जाएगा VL माइनस VC, या लिख सकते हैं आई नॉट इंटू XL माइनस XR। लेट से दिस एंगल इज फाई। तो बताओ tan फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा आई नॉट इंटू XL माइनस ये C आ जाएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाय आई नॉट इंटू R। तो ये कितना आ गया? दिस इज इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा अपना, आ जाएगा tan फाई। तो ये भी आ गया। अब अपन करते हैं करंट के लिए। तो करंट की वैल्यू भी बिल्कुल एकदम चकाचक वही आ जाएगी। देखो कि ये बनेगा V0 का स्क्वायर इज VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखना V0 का स्क्वायर, दिस इज आई नॉट इंटू R का होल स्क्वायर, दिस इज आई नॉट का होल स्क्वायर इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझे? हाँ सर। तो आई नॉट स्क्वायर इज V0 स्क्वायर अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। नहीं ये आ जाएगा
इतना बना, आई नॉट बिल्कुल वैसा का वैसा ही बन चुका है। हाँ सर। तो सर यहाँ से एंगल मतलब कैसे पता लगेगा कि ये इंडक्टिव सर्किट के वैसा? तो देखो यहाँ पर ये क्या लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर लिखा ना मैंने। तो इससे पिछला वाला देखो tan फाई क्या लिखा था उस केस में, एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। यहाँ पर क्या लिखा, माइनस ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। इसका मतलब वो पहले के कंपैरिजन में नेगेटिव है, यानी कि वोल्टेज से पीछे की तरफ है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो यहाँ से हमारे पास tan फाई बन चुका है, इतना बन चुका है। तो सर फिर इन दोनों में से कौन सा याद करो? अरे देखो यही याद कर लो। कौन सा वाला? ये वाला। कहाँ? ये वाला। तो ये देखो, ये अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, और अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब करंट लैग कर रहा है। ठीक है। इसका एक और तरीका है, अगर XC ज्यादा हो, अगर XC ज्यादा हो तो कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटिव की इंडक्टिव? कैपेसिटिव। तो यहां से लिख सकते हैं इफ XC इज ग्रेटर देन XL देन कैपेसिटिव सर्किट also current leads। ठीक है। अगर ऐसा कर दिया if XC is less than XL then कौन सा सर्किट? इंडक्टिव सर्किट। और उसका मतलब क्या होगा, करंट लैग करता है। करंट क्या करेगा, लैग करेगा। समझे क्या बाबा? हाँ सर। तो चलो जल्दी से नोट कर लिया ये सब चीज। नहीं सर। तो नहीं सर, इसका कौन सा, ये ऊपर वाला करना है, ये इधर कहाँ से करना है? यहाँ से करना है क्या? हाँ। करो 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 जल्दी करो, बताना नीचे जाना हो तो। हो गया सर। एक मिनट ऊपर रहा, स्क्रीनशॉट। डन। हाँ सर। नेक्स्ट। डन। हाँ सर। नेक्स्ट ये कौन सा है, इफ ये इफ ये हमने बनाया जब XL ज़्यादा हो XC से। पिछले में क्या था, XC ज़्यादा था, तो सर्किट ऐसा दिखेगा। हाँ। डन। नोट कर लिया? तो थोड़ा नीचे लो। क्या बोल रहे हो? थोड़ा नीचे लो, एक मिनट। ये लो। हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट ये लो। सर। अब देखो कि अभी हमने देख लिया कि इंडिविजुअली रेजिस्टेंस हो तो कैसे डील करें, इंडिविजुअली अगर कैपेसिटर हैं तो कैसे डील करें, इंडिविजुअली अगर रेजिस्टेंस इंडक्टर हैं तो कैसे डील करें। और फिर साथ में हमने देख लिया कि बाबा तीनों को कंबाइन कर दिया। किस किस को? हमने देख लिया कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों अगर एक साथ चिपका दिए जाएं, तीनों अगर एक साथ लगा दिए जाएं तो किस तरह से उसको डील करना है ये भी हमने समझ लिया है। ठीक है। अब इससे थोड़ा आसान कर दें कि मान लो तीनों में से एक को गायब कर लिया। मान लो मैंने आपको दे दिया रेजिस्टेंस और इंडक्टर दे दिया, यानी कि LR और LR सर्किट दे दिया। ठीक है। तो उसमें XC की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि C की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें 0 आ जाएगी। अरे समझ रहे हो क्या?
हाँ सर। है ना कि बाबा हमें सर्किट में से कैपेसिटर हटा दिया, सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टेंस बचा हुआ है। तो ये जो अभी हमने देखा तीनों चीज़ें, जिसमें कि रेजिस्टेंस भी दिया है, मुझे इंडक्टर भी दिया है, मुझे एक्सी भी दिया है। अब मान लो सर्किट में अपने को सिर्फ ये दे दिया, कौन सा दे दिया, आर एंड एक्स एल, और क्या हटा दिया, एक्स सी हटा दिया, है ना, एक्स सी हटा दिया। तो आई कैन से कि बाबा सिर्फ इन दोनों से डील करते हुए हम उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चिंता मत करो, अभी आगे करेंगे, बस मैं अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ। सिमिलरली इन तीनों को डील करना देख लिया है, तो अगर मान लो सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर हो तो क्या निकाल सकते हैं, जिस सिंपली हम क्या कर देंगे, एल की वैल्यू 0 कर देंगे। हाँ सर। ठीक है, तो चलो अब आगे करते हैं। एक क्वेश्चन, अभी सभी वो एसी की शीट निकाल लीजिए। एसी की शीट है सभी के पास, जो मैंने पीडीएफ दिया था। हाँ सर। हाँ, तो इसमें आप करेंगे कौन सा सवाल, एक मिनट में बताता हूँ। जी एडवांस किधर गया रे, हाँ सर AC ये सर्किट खोल, जेई एडवांस एसी वाली शीट खोलें। साथ में AC भेजे। एसी भी पहले डाउन भेज दिया मैंने, ईएमआई के साथ में ही मैंने एसी भी दे दिया था। अच्छा सर। ठीक है, और फिर उसके साथ में आप खोलें लास्ट वाला पेज, यानी पेज नंबर 43। खोला? वही है। है रे बाबा, मिला सबको? सर आपने एमईसी के साथ ईएमआई भेजा था, एसी नहीं है। अच्छा एसी नहीं है, तो रुको मैं अभी अपलोड कर दूं, यस सर। अभी आता हूँ, है ना, एक मिनट का। हाँ आ गई, देखो आ गई। हाँ सर। हाँ, आ गया सर। अब इसको डाउनलोड करो और आप करें पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि जेई एडवांस का सवाल है और 2017 का सवाल है। सर पेज नंबर कौन सा बोले? पेज नंबर 43।
दिखा? क्वेश्चन तो समझे ना? अब ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या बोलता है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में, फेज सेम करना है, यानी कि फेज डिफरेंस, 0 यानी कि फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू जीरो, फाई की वैल्यू जीरो। इसका मतलब tan ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर बराबर जीरो। इसका मतलब एक्स सी माइनस एक्सएल बराबर जीरो। इसका मतलब एक्स सी बराबर एक्सएल। इसका मतलब एक्स सी की वैल्यू क्या होती है बोलो? 1/c और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो पहले में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो? पहला ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इन इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इज दैट क्लियर? इज दैट करेक्ट और नॉट? हाँ सर, करेक्ट है, बिल्कुल Yes. बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू जीरो कर दी जाए, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली जीरो। जरा सोचिए। हाँ सर, सही है, हाँ सही है। सही है, कैसे सही है? सर वो जो उसका फॉर्मूला नहीं था, आई इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, और जेड लिखा जाता है आर स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। हाँ, अब आगे बोलो। एक्स सी और एक्स एल की वैल्यू डाल दीजिए, हाँ, तो एक्स सी की वैल्यू क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी आएंगे। एक्स सी की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा जीरो, तो ओमेगा अगर जीरो तो ओमेगा एक्स सी हो जाएगा इन्फानाइट। ये इन्फानाइट तो डिनोमिनेटर इन्फानाइट, और ये अगर इन्फानाइट तो ये आई आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली जीरो। 0 चलो ये भी सही लग रहा है। फिर थर्ड की बात करते हैं। एट सी ऑप्शन दिया गया है कि ओमेगा इज मच ग्रेटर देन 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड, देन सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। तो ज़रा सोचिए, ऐसा है क्या? नहीं, ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा कर दिया तो एक्स सी बताइए, बढ़ेगा कि कम होगा? कम आएगा। कम होगा, यानी कि एक्स सी कम हुआ तो उसका काम खत्म होता जाएगा, उसका काम कम होता जाएगा। दैट मीन्स यहाँ इंडक्टिव सर्किट बनता जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बिहेव्स लाइक कैपेसिटर, जो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो सी तो गलत हो गया। फिर अगली बात करते हैं, डी ऑप्शन, करंट विल बी इन फेज ऑफ वोल्टेज इफ ओमेगा इक्वल टू 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी है। क्या एल की वैल्यू अपने को पता है सर सवाल में? नहीं, क्या क्वेश्चन में एल गिवन है? नहीं। गिवन है रे बाबा। हाँ सर, तो 1 अपॉन एल की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो हेनरी, तो 10⁻⁻⁶। और सी की वैल्यू कितना गिवन है? 1 माइक्रो फैरेड, यानी कि 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻12। तो ये ऊपर आ जाएगा √10⁻12। तो ये कितना आ रहा है? 10⁻6 आ गया। हाँ सर, तो ओमेगा की वैल्यू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड अगर होगा तो यहाँ पर फेज में आ जाएगा। बट ये तो कितना कह रहा है ऑप्शन डी में? 10⁻4 कह रहा है। तो डी इज करेक्ट और नॉट? डी ऑप्शन सही कि गलत? गलत। गलत हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन कौन से बनते हुए दिख रहे हैं? ऑप्शन ए मुझे सही लगा और ऑप्शन बी मुझे सही लगा। तो 16 का ए एंड बी आर करेक्ट। समझे? हाँ सर, ओके, चलिए अब एक और सवाल आप करें। पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 12। ज़रा सोचिए, दिमाग के दरवाजे खुलेंगे सारे।
ठीक है, मतलब टाइम ले सकते हैं आप, है ना, अराउंड 5 मिनट के आसपास। और बताइए क्या होना चाहिए। सर माइक्रो 10⁻⁻6 है ना? क्या रे? माइक्रो वाइब्रेंट मतलब? माइक्रो सर माइक्रो। माइक्रो 10⁻⁻6, यस। बोलो, एनी आइडिया क्या किया जाए? चलो शुरू करते हैं। देखो, ये यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, दोनों ब्रांचेस सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। अच्छा बताइए, ऊपर वाले ब्रांच के लिए जितना एसी सोर्स ने वोल्टेज दिया उतना ही नीचे वाली ब्रांच के लिए भी एसी सोर्स ने वोल्टेज दिया होगा। नहीं यानी कि दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो सेम बनेगा। सेम की सर। ठीक है, अब देखो ये मेरे को दे दिया है 20 वोल्ट, है ना, ये मेरे को 20 वोल्ट दे दिया है। और अब मैं कहता हूँ कि बाबा ये जो एसी सोर्स है इसका वोल्टेज मुझे 20 वोल्ट दे दिया और मुझे ओमेगा भी दे दिया 100 रेडियन पर सेकेंड। तो अब इसके आगे की बात करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहे हैं इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस वो ऊपर और नीचे वाली ब्रांचेस दोनों के लिए सेम है ना, ऊपर और नीचे वाली ब्रांचेस दोनों के लिए सेम है। तो एक काम करते हैं ना, 1 ब्रांच एट अ टाइम सॉल्व करते हैं, एक टाइम पर एक ब्रांच के बारे में ध्यान देते हैं। तो ऊपर वाली ब्रांच में देखो अपने को क्या है, अपने को दिया है कैपेसिटर, अपने को दिया है एक रजिस्टर। तो चलिए पहले इसी ब्रांच के बारे में सोच लेते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ, यहाँ पर अगर कैपेसिटर है तो यहाँ पर मैं XC के बारे में बात करूँगा। तो जरिए बताइए कि ऊपर वाली ब्रांच उसमें XC की वैल्यू कितनी होगी? 100 कितनी हो जाएगी वो? 100 वो हो जाएगी 1/ωc। 1/ω की वैल्यू है 100 और C की वैल्यू है 100 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6। तो दिस इज इक्वल टू 100। XC की वैल्यू आ चुकी है 100 यूनिट्स। उसी तरह से मैं देखता हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिया है, कितना था? 100 था।
तो यहाँ पर अगर मैं z लिखना चाहूँ, लेट से वो है z1, तो z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर अंडर रूट ऑफ, मतलब क्या बन जाएगा, दैट वुड बी आर स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल तो है नहीं, सिर्फ एक्स ही बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा वो 100 का स्क्वायर, तो दिस इज 100/√2। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 5/1, तो बताइए 5/1 क्या लिखा जाएगा, मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 5/1 इज इक्वल टू, क्या लिखें, XC-XC/R। हाँ, तो ये आ जाएगा XC माइनस XL/R। तो यहाँ पर सिंपली XL तो था ही नहीं, तो इसको तो हटा दो, तो XC/R, तो XC कितना है बोलो, 100 है, R कितना है बोलो, 100 है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 5/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। जरा ये बताइए कि यहाँ पर फर्स्ट वाली ब्रांच में, यानी कि ऊपर वाली ब्रांच में 5/1 अगर आ गया, तो एट द टाइम बताइए कि करंट लीड करेगा कि लैग करेगा, लीड करेगा। लीड करेगा। कैसे पता लगा, कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है तो वो लीड करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये लीड करने वाला है, एंड ड्यू टू दैट लीड करंट की जो वैल्यू लिखी जाएगी, आई कितना लिखें, आई अभी लिखा नहीं ना मैंने, आई लिख लेता हूँ, तो मैंने I1 लिख देना है। I1 जो लिखा जाएगा वो होगा वोल्टेज डिवाइड बाय Z1, और वो होगा Z1, वो कितना है 20 डिवाइड बाय Z1, Z1 कितना है 100√2, तो ये आ जाएगा 1/5√2। ठीक है, अच्छा ये करंट जो है वोल्टेज से लीड करा कि लैग, लीड करा। लीड करा, तो लीड करा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो वोल्टेज लिखा जाएगा उसके कंपैरिजन में करंट लीड करने वाला है। लेट से वोल्टेज अगर इधर था, वोल्टेज V अगर इधर था, तो करंट जो I1 हमारा बना वो इधर बना हुआ है, और ये एंगल 45 डिग्री पर बना हुआ है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। हाँ जी, ठीक है। फिर अब अगली ब्रांच की बात करता हूँ। ये तो हमने फर्स्ट ब्रांच के एनालिसिस कर लिया है। अब सेकंड ब्रांच का एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो फॉर सेकंड ब्रांचेस आई कैन से, तो दोनों पोटेंशियल सेम फ्लो है। हाँ, दोनों में पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? पैरेलल में, इसलिए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो सेकंड ब्रांच के लिए करता हूँ, फॉर सेकंड ब्रांच, ऐसा मैंने देखा। तो सेकंड ब्रांच के लिए मैंने देखा, तो आई कैन सी क्या दिख रहा है सेकंड ब्रांच में, वो दिख रहा है एक इंडक्टर और कैपेसिटर, और सॉरी रजिस्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बताओ एक्सएल कितना लिखेंगे, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू कितना है, 100 है, और एल की वैल्यू है 0.5, तो ये आ चुका है 50। तो एक्सएल आ चुका है, कितना आ चुका है, 50 आ चुका है। अगर मैं जेड लिखना चाहूँ तो ये Z2 अगर मैंने लिखा तो दैट वुड बी रूट ओवर आर स्क्वायर, यहाँ का R2 स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी कि वो बन जाएगा कितना रे, 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल भी कितना है 50 का स्क्वायर, तो ये आ गया 50√2। तो यहाँ से अगर मैं I2 लिखता हूँ तो I2 कितना बन जाएगा, दैट वुड बी वोल्टेज वो था 20 डिवाइड बाय Z2, यानी कि 20 डिवाइड बाय Z2 यानी कि 50√2। तो ये कितना आ रहा है, 2/5√2 इतना बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं tan phi लिखता हूँ तो tan phi, यहाँ तो एक्सएल तो है नहीं, मतलब C तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ L बचा हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा, ये बनेगा माइनस ऑफ XL/C, R लिखा जाएगा। माइनस कहाँ से आ गया, अरे वो XL माइनस XC था ना, तो XL तो XC था, तो कुछ सॉरी XC माइनस XL था ना, तो XC का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर तो था ही नहीं, बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ XL। तो ये कितना आ गया, -50 डिवाइड बाय 50, तो कितना आ गया, -1। इसका मतलब phi2 की जो वैल्यू आई है वो -45 डिग्री। -45 इसका मतलब क्या करेगा, वोल्टेज से लीड की लैग, लैग करेगा। तो यहाँ से बन चुका है हमारे पास में कि बाबा ये रहा, मान लीजिए वोल्टेज V0, तो यहाँ से ये रहा हमारा करंट I1 और ये एंगल है 45, और ये रहा हमारा दूसरा करंट I2, ये एंगल भी है 45। I1 की जो वैल्यू पाई गई है
कितना है I1 है 1/5√2। I1 जो है दैट इज़ 1/5√2। अगर मैं I2 लिखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2/5√2। ठीक है, इतना आ चुका है। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। कहते हैं कि करंट थ्रू द सर्किट इज इतना 0.3 बोल रहा है ये। तो देखो बाबा, ये रहा हमारी ब्रांच, ये रहा हमारा I1, ये रहा हमारा I2। ज़रा देख के बताओ, वो जो फेजर डायग्राम बनाया, इन दोनों को देख के बताओ कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है कितना होगा, बोलो। 90 I1 और I2 के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो मैं सिंपली करूँगा √ऑफ I1² प्लस I2²। तो अगर मैं I नेट लिखना चाहता हूँ, नेट अगर लिखना चाहता हूँ तो दोनों के बीच में हो जाएगा I1² प्लस I2²। तो I1 तो कितना था, 1/5√2 था शायद, और ये आ जाएगा 2/5√2 का होल स्क्वायर। तो निकालोगे तो शायद ये 0.3 के आसपास आ जाता है। 1/5√2 तो कितना आ जाएगा, ये 1/50 प्लस 4/50 तो कितना आ गया ये अंडर रूट में 5/50, यानी कि √1/10 आ चुका है ना, इतना बन चुका है 5/10। हाँ, तो इतना बन चुका है। अब ऑप्शन सवाल कहाँ गया रे, ये रहा सवाल। हाँ, तो अब ये √10 बन चुका है। तो अब इसको कर लो यार, जो भी करना है, कैलकुलेटर कर लेना। ठीक है, फिर अब पूछा है ए और बी तो हो गए हमारे पास। सी ऑप्शन कहता है वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर इज। तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, तो ये रहा 100 ओम। तो 100 ओम की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास करंट आ गया ना यहाँ पर, वो कितना था, I1 था। तो इसके अक्रॉस VR अगर लिखूंगा तो वो क्या लिखा जाएगा, I1 × 100 लिखा जाएगा। I1 कितना था, 1/5। तो ये आ जाने वाला है 1/5√2 × 100। तो ये कितना आ गया रे, 20/√2 आ गया। ठीक है, 20/√2 यानी कि 10√2 आ गया। तो ऑप्शन सी मुझे सही दिख रहा है। अरे 20/√2 को 10√2 कर सकता हूँ ना मैं, 10√2। तो ये आ गया। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम अगर लिखना है, तो वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम अगर लिखना है तो वो हो जाएगा I2 × रेजिस्टेंस। I2 की वैल्यू कितना है, वो है 2/5√2 × 50। तो 5 से ये गया 10 टाइम्स, तो मुझे लग रहा है 10√2 दिख रहा है ये नहीं है ना, सही तो है ना, 10√2 दिख रहा है ये। अच्छा। तो इस तरह से ये 10√2 आ गया, यानी कि डी ऑप्शन सही नहीं होगा। समझे क्या? हाँ सर। तो ये सवाल मैंने आपको बता ज़रूर दिया है, लेकिन एक बार जब से आप ये खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको एक बार और इसको नोट कर लो अच्छे से, घर पे जाओ इसको एक बार 2 बार अच्छे से सॉल्व करो, तभी जाके आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके ओके सर। तो चलो बच्चा, अभी इतना ही रखते हैं। होमवर्क में क्या करेंगे बोलो? सर हाँ जी, MEC का S2, MEC का S2 के अलावा JEE मेंस और JEE एडवांस भी तो है। S2 तो अभी बाद में करेंगे, पहले MEC। अच्छा, MEC का S2, ओके। हाँ सर। MEC के पहले 7 MEC S2 के मैंने पहले 7 सवाल कर लिए थे, तो अगले 7 कर लीजिए, यानी कि 8 से 14 तक कर लीजिए। फिर उसके बाद में EMI में आते हैं। तो EMI में O1 में बचा हुआ है क्या काम अभी? हाँ सर, बाकी थोड़ा कितना बाकी है? 20 रिमेनिंग लिख दूं, रिमेनिंग क्वेश्चंस? हाँ सर। ठीक है, तो EMI के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर दिए। फिर उसके बाद में O2 में अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, हाँ सर। तो O1 रिमेनिंग, O2 नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और MEC में इतने सवाल आप कर लीजिए। अपन कल इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चा, कल मिलते हैं, बाय बाय।